तो फिल्म की शुरुआत एक दूसरी दुनिया अर्थ 828 से होती है, जिस दुनिया में लोगों की और दुनिया की हिफाजत करते हैं सुपर हीरोज फैंटास्टिक फोर की टीम। सबसे पहले हमें रीड रिचर्ड के साथ उनकी वाइफ सुई स्ट्रॉम को उनकी बिल्डिंग में दिखाया जाता है, जहां उन्हें खुशखबरी मिलती है कि फाइनली कई सालों के बाद सुई स्ट्रॉम प्रेग्नेंट थी। अब नेक्स्ट सीन में फैंटास्टिक फोर की टीम को एक शो में दिखाया जाता है जो स्पेशली उन्हें ऑनर देने के लिए था। इसीलिए इस शो में फैंटास्टिक फोर की कहानी बताई जा रही थी कि आखिर वो सुपर हीरोज बने कैसे और उन्होंने सुपर हीरो बनने के बाद किस किस तरह से दुनिया और उसके लोगों को बचाया। स्पेशल पावर्स मिलने से पहले ये चारों एस्ट्रोनॉट्स थे और ये सब शुरू हुआ था आज से 4 साल पहले, जब चारों एस्ट्रोनॉट किसी स्पेस मिशन के लिए जा रहे थे, क्योंकि रीड रिचर्ड ने रिसर्च करके ये पता चलाया था कि आउटर स्पेस में इसी दुनिया यानी अर्थ 828 जैसी और भी कई दुनिया हैं, जहाँ पर अर्थ 828 की तरह ही लाइफ भी है, यानी वहाँ पर भी इंसान जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसी ही दुनिया को ढूंढने के लिए रीड रिचर्ड के साथ बाकी तीनों भी मिशन पर निकलते हैं और इसी मिशन के दौरान स्पेस में ही उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। उनकी शिप एक कॉस्मिक स्टॉर्म से टकरा जाती है, जिसकी वजह से टीम के चारों लोगों की बॉडीज में कॉस्मिक रेडिएशंस आ जाती हैं। इससे ये लोग मरते तो नहीं, लेकिन यही कॉस्मिक रेज इनकी बॉडी के डीएनए को ही चेंज कर देती हैं और ये डीएनए का बदलाव उनकी बॉडी में कुछ नई पावर्स को पैदा कर देता है। जैसा कि रीड रिचर्ड को मिलती है स्ट्रेच करने की पावर, वो अपनी बॉडी को जितना भी स्ट्रेच करें उनकी कोई हड्डी या मसल नहीं टूटेगा। सुई स्ट्रॉम को पावर मिलती है अपने आप को इनविजिबल करने की और साथ ही वो अपनी माइंड की पावर से किसी भी चीज को उठा भी सकती हैं और कहीं और भी ले जा सकती हैं। सुई स्ट्रॉम के भाई जॉनी स्ट्रॉम को मिलती है पावर प्रोजेक्शन की पावर। वो आग को पैदा कर सकते थे, उसके साथ खेल सकते थे, उसे इस्तेमाल कर सकते थे अपने फायदे और कामों के लिए, यहाँ तक कि वो आग को मैनिपुलेट भी कर सकते थे और इसी आग को बनाते हुए अक्सर वो रॉकेट की तरह हवा में भी उड़ सकते थे। और इनकी चौथे साथी बेन ग्रिम की बॉडी में तो बहुत ज्यादा पावर आ जाती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी भी पत्थरों में बदल जाती है। इन पावर्स को मिलने के बाद जब ये लोग अर्थ पर आए तो इन्होंने अपनी पावर्स को दुनिया की और इंसानों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इसी वजह से इन चारों को न्यू सुपर हीरोज के नाम से जाना जाने लगा। इसी शो में दिखाया जाता है कि किस तरह फैंटास्टिक फोर की टीम मॉलपेन से भी लड़ी थी, जो उनकी दुनिया को तबाह करने के लिए आया था। और उसके बाद जब दुनिया पर रेड घोस्ट ने हमला किया अपनी टीम के साथ, तब भी फैंटास्टिक फोर की टीम ने उन्हें अच्छा मजा चखाया और अपनी दुनिया से निकाल दिया। यहीं पर हमें पता चलता है कि रीड रिचर्ड दुनिया का सबसे ज़हीन इंसान भी है, जिसने मल्टीवर्स को भी डिस्कवर कर लिया है। इस शो में ये भी बताया जाता है कि फैंटास्टिक फोर की उनकी दुनिया में बहुत ज़्यादा अहमियत है, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग में भी फैंटास्टिक फोर को न सिर्फ बुलाया जाता है बल्कि उनकी बातें मानी भी जाती हैं। यूनाइटेड नेशंस की बात करते हुए मूवी में ये भी हिंट दिया जाता है कि अर्थ 828 के अंदर डॉक्टर डूम की भी कंट्री है, जिसके ऊपर वो राज करते हैं। खैर यहीं पर फैंटास्टिक फोर का ये शो खत्म हो जाता है और ये चारों घर आ जाते हैं, जहाँ पर रीड रिचर्ड बाकी दोनों साथियों को ये खुशखबरी देते हैं कि जल्द ही उनके घर एक छोटा सा बेबी आने वाला है। और ये खबर सुनकर जॉनी स्ट्रॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसकी एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने आज पूरी रात पार्टी करते हुए गुजारी। खैर अब अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि रीड रिचर्ड किसी चीज पर रिसर्च कर रहे हैं और वो है टेलीपोर्टेशन, यानी वो किसी भी एक चीज को या एक इंसान को किसी भी दूसरी जगह टेलीपोर्ट करके बिना सफर किए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने पर काम कर रहे थे और उनकी रिसर्च तकरीबन कंप्लीट भी होने वाली थी। अब उनकी रिसर्च को टेस्ट करने का टाइम था, जिसके लिए जॉनी स्ट्रॉम उनकी मदद करने के लिए आता है और ये लोग मिलकर एक अंडे को टेलीपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा दूर नहीं, बस कमरे में ही एक टेबल से दूसरे टेबल पर। और जैसे ही ये टेलीपोर्टेशन का मेथड स्टार्ट करते हैं तो एकदम से पूरे टॉवर की लाइट चली जाती है। अंडा तो टेलीपोर्ट हो जाता है, लेकिन इन्हें इस एक्सपेरिमेंट से ये बात पता चलती है कि टेलीपोर्टेशन के लिए इन्हें बहुत सारी एनर्जी की और बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। खैर अब इस सब को काफी महीने गुजर जाते हैं, दुनिया में भी सब जगह अमन रहता है और ऐसे फैंटास्टिक फोर भी अपने घर में अपनी लाइफ आराम से जी रहे होते हैं कि तभी एक रात दुनिया में आसमान से अजीबोगरीब चीजें आती हुई दिखाई देती हैं। ये मंजर इतना ज्यादा खौफनाक था कि सभी डरते हुए उसे देख रहे थे, यहाँ तक कि फैंटास्टिक फोर भी इस चीज को देखने के लिए अपनी बिल्डिंग से उतरकर नीचे आ जाते हैं कि आखिर ये आसमान से आ क्या रहा है। फिर फाइनली वो चीज़ ज़मीन पे आ जाती है और सबको पता चलता है कि ये सिल्वर सल्फर है। सिल्वर सल्फर फौरन से आती है फैंटास्टिक फोर की टीम के पास और उनसे सवाल करती है कि क्या आप लोग इस दुनिया की हिफाजत करते हो। सुई स्ट्रॉम हाँ में जवाब देती है। सुई स्ट्रॉम अभी तक इस लड़की के बारे में नहीं जानती थी, वो कंफ्यूज थी। तब इस लड़की ने बताया कि मैं सिल्वर सल्फर हूँ और तुम्हारे पास गैलेक्टस का एक पैगाम लेकर आई हूँ,
तुम्हारी दुनिया का टाइम खत्म होने वाला है। कुछ दिन बाद गैलेक्टस उनके प्लेनेट पर आएंगे और उनका पूरा प्लेनेट निगल लेंगे। वो बताती है कि बस मैं अर्थ 828 और उसके लोगों को ये बताने के लिए आई हूँ कि आप सबके पास थोड़ा टाइम बचा है, इसे अपने फैमिली के साथ गुजारें और अगर वो कुछ भी करना चाहते हैं तो उसे जल्दी करें क्योंकि ये टाइम लौट कर नहीं आएगा और ये सभी लोग मारे जाएंगे। ये कहते ही सिल्वर सर्फर यहाँ से उड़ जाती है और कंफ्यूज हुआ जॉनी, जो कि ह्यूमन टॉर्च के नाम से भी जाना जाता है, वो अपनी बॉडी को किसी रॉकेट की तरह बनाकर उसके पीछे चला जाता है। स्पेस में पहुंचने पर वो उसका सर्फर बोर्ड भी पकड़ लेता है और यहाँ सिल्वर सर्फर उसे किसी दूसरी लैंग्वेज में कुछ कहकर तेजी से यहाँ से चली जाती है और जॉनी यानी ह्यूमन टॉर्च अर्थ पर वापस आ जाता है। फैंटास्टिक फोर की टीम अपने घर आ जाती है और इसी चीज को डिस्कस कर रही होती है जो सिल्वर सर्फर अभी कहकर गया था। बेन ग्रिम कहता है, मुझे तो सिल्वर सर्फर की बातों पे यकीन आ ही नहीं रहा। कोई इंसान या कोई भी चीज एक पूरे प्लैनेट को निगल सकती है, ये बात हजम नहीं हो रही। उसकी बात में लोगों को थोड़ा सा लॉजिक लगता है और सभी थोड़ा सा टेंशन फ्री होते हैं, लेकिन तभी रीड रिचर्ड कहता है कि जो कुछ सिल्वर सर्फर ने कहा मुझे सच लग रहा है, क्योंकि मैं काफी टाइम से स्पेस पर रिसर्च भी कर रहा हूँ और स्पेस पर नजर भी रखे हुए हूँ और अब मैंने देखा है कि आउटर स्पेस में से पूरे 5 प्लैनेट्स गायब हैं और ये 5 वो प्लैनेट्स हैं जिसके बारे में वो जानता था और जिन्हें वो पहले देख रहा था। न जाने और कितने प्लैनेट्स आउटर स्पेस में से गायब हुए हों। रीड अपनी टीम से कहता है कि ये 5 प्लैनेट्स जो गायब हुए हैं, मेरी रिसर्च के मुताबिक गायब होने से पहले इनको तबाह किया गया है और अब उन प्लैनेट्स की जगह कुछ भी नहीं है और उन्हें उन प्लैनेट्स की जगह पर सिल्वर सर्फर का एनर्जी लोगो भी मिलता है। इसीलिए तो रीड रिचर्ड इतनी शोर्टी से ये कह रहा था कि सिल्वर सर्फर जो कुछ कहकर गई है वो सच है और वो ये भी जानता था कि गैलेक्टस नाम का सच में कोई है जो पूरे पूरे प्लैनेट्स को निगल सकता है और निगल रहा भी है। मसला बहुत बड़ा था, इनका प्लैनेट तबाह होने वाला था। ये अपने प्लैनेट को कैसे बचाते? रीड रिचर्ड कहता है इसका एक ही रास्ता है कि हम गैलेक्टस को इस प्लैनेट पर आने से पहले ही गैलेक्टस के पास जाकर उसे रोक दे, क्योंकि अगर गैलेक्टस उससे पहले ही इस प्लैनेट तक पहुंच गया तो इस प्लैनेट की तबाही को कोई नहीं रोक सकेगा। इसके बाद रीड रिचर्ड अपनी रिसर्च में लग जाता है और उसे एक और ऐसा प्लैनेट दिखता है जिसके ऊपर सिल्वर सर्फर वाला एनर्जी लोगो था और इस तरह वो ये बात समझ आता है कि सिल्वर सर्फर और गैलेक्टस इस टाइम उस प्लैनेट पर हैं और वो प्लैनेट जल्द ही तबाह होने वाला है। यहीं पर रीड रिचर्ड जॉनी से पूछते हैं कि जब तुम ऊपर स्पेस में गए थे तो सिल्वर सर्फर ने तुमसे क्या कहा था? जॉनी बताता है कि उसने किसी और लैंग्वेज में मुझसे कुछ कहा था जिसका मतलब मुझे नहीं पता। जाने से पहले वो दुनिया के लोगों को ये भी बता जाते हैं कि वो गैलेक्टस को रोकने के लिए जा रहे हैं जो उनके प्लैनेट को खाना चाहता है और तबाह करना चाहता है। ये लोग अपनी स्पेसशिप से सबसे पहले आउटर स्पेस के अंदर आते हैं और फिर वहाँ पर एक लोकेशन सेट करते हैं और लोकेशन सेट करने के बाद वर्म होल की मदद से ये लोग लाइट की स्पीड के साथ उस प्लैनेट पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर सिल्वर सर्फर थी। ये लोग जब उस प्लैनेट तक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो प्लैनेट तबाह हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता करके और इस बात में कोई शक भी नहीं था कि इसकी तबाही के पीछे गैलेक्टस ही है। यहीं पर अब हमें गैलेक्टस की एक बड़ी सी मशीन को दिखाया जाता है जो कि एनर्जी कन्वर्टर है और यही पूरे प्लैनेट को तबाह करके उसकी एनर्जी को कंज्यूम करके गैलेक्टस को देता है और ये सारी एनर्जी गैलेक्टस खा लेता है। जैसे ही फैंटास्टिक फोर इस मशीन के पास आते हैं तो इस मशीन के अंदर से एक लाइट निकलती है जो फैंटास्टिक फोर की स्पेसशिप को डिटेक्ट कर लेती है और यहीं पर एक और चीज ये दिखाई जाती है कि ये लाइट उनकी स्पेसशिप पे फोकस करने के साथ साथ सुई स्टॉर्म के बेबी पर भी फोकस करती है जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ था। कुछ ही देर में अब उनके सामने सिल्वर सर्फर थी जो इन्हें आकर बताती है कि गैलेक्टस उन चारों से मिलना चाहते हैं। ये लोग उसकी बात मानते हुए उसके पीछे चले जाते हैं और जाकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि इतना बड़ा कोई भी पहले उन्होंने नहीं देखा था जितना बड़ा गैलेक्टस था। अब गैलेक्टस उन चारों से मिलता है और उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। वो बताता है कि अरबों सालों पहले मैं भी तुम लोगों जैसे ही था। वो बताता है कि वो भी स्पेस में रिसर्च किया करता था और फिर उसके साथ भी स्पेस में ही एक हादसा हुआ जिसके बाद से वो इस तरह का बन गया और उस टाइम शुरू हुई उसकी ऐसी भूख जो कभी नहीं मिटी, जिस भूख को खत्म करने के लिए उसे बड़े बड़े प्लैनेट्स तक को खाना पड़ता है। ये बताने के बाद वो इन चारों से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? तो ये बताते हैं कि आने वाले टाइम में तुम हमारे प्लैनेट को भी खाने वाले हो और ये चारों उससे अपने प्लैनेट को बचाने के लिए आए थे। उनकी बात सुनकर गैलेक्टस उससे कहता है कि तुम लोग चाहकर भी अपने प्लैनेट को मुझसे नहीं बचा सकते क्योंकि तुम चारों के अंदर वो ताकत नहीं है जो मुझे रोक सके, लेकिन हाँ वो रीड रिचर्ड से कहता है कि ये पावर तुम्हारे बेटे में जरूर है, वो बच्चा जो अभी पैदा भी नहीं हुआ। गैलेक्टस उन्हें बताता है कि वो बच्चा तुम्हारी तरह नहीं है, वो बच्चा बहुत ज्यादा पावरफुल है और साथ ही वो मेरी तरह भूखा भी है, बहुत ज्यादा भूखा, और तुम्हारे बेटे के अंदर वो सारी काबिलियत है कि वो आगे मेरा तख्त संभाल सकता है और तुम्हारे ही बेटे के अंदर वो ताकतें भी हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए वो मेरी इस भूख को हमेशा के लिए खत्म भी कर सकता है और मुझे छुटकारा दिलवा सकता है इस कभी ना मरने वाली भूख से। गैलेक्टस अब उन चारों से कहता है मैं तुमसे एक डील करना चाहता हूँ। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे प्लैनेट को
नुकसान न पहुंचाऊं। तो ठीक है, मैं तुम्हारे प्लेनेट को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, इसके बदले मुझे तुम्हारा बच्चा चाहिए। ये बात सुनकर वो चारों हैरान हो जाते हैं और रीड रिचर्ड तो इस सोच में पड़ जाता है कि आखिर क्या है उनके बेटे में ऐसा जो गैलेक्टस उसकी इतनी तारीफें कर रहा है। यहाँ तक कि वो उस बच्चे के बदले में उनकी पूरी दुनिया को भी बख्श रहा है। सौदा शायद बुरा नहीं था, लेकिन कोई भी अपना बेटा किसी को क्यों देता। रीड रिचर्ड और सुई स्टॉर्म अपना बच्चा गैलेक्टस को देने से इनकार कर देते हैं। उनका इनकार सुनकर गैलेक्टस को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सुई स्टॉर्म को अपनी तरफ खींचने लग जाता है। ये देखकर जॉनी स्टॉर्म फौरन लाइट में बदल जाता है और अपनी बहन को बचाने जाता है। इसी सब के दौरान यहाँ पर उससे लड़ने के लिए सिल्वर सर्फर भी आ जाती है और वो सिल्वर सर्फर से बहुत अच्छे से लड़ता है और उसे रोकता भी है। और इस दौरान टीम के बाकी मेंबर्स जल्दी से अपनी स्पेसशिप में चले जाते हैं और आखिर सिल्वर सर्फर को हराने के बाद जॉनी भी अपनी स्पेसशिप में आ जाता है और ये चारों अपनी दुनिया में लाइट की स्पीड से वापस आने लगते हैं। और इस दौरान हम देखते हैं कि सिल्वर सर्फर भी लाइट की स्पीड से ही इनका पीछा कर रही थी। ये देखते हुए रीड समझ जाता है कि सिल्वर सर्फर ऐसे तो उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। वो फैसला करता है कि वो सिल्वर सर्फर को ब्लैक होल में फंसा देगा। ऐसा करने के लिए वो बेन ग्रिम से कहता है कि वो स्पेसशिप को पास के एक ब्लैक होल में ले जाए। बेन ग्रिम यहाँ पर एक नए बनने वाले ब्लैक होल के पास उनकी स्पेसशिप को ले आता है। उनका पीछा करते हुए सिल्वर सर्फर भी यहाँ जाते हैं, जिसके बाद बड़ी ही होशियारी से रीड रिचर्ड अपने स्पेसशिप को ऊपर की तरफ खींच लेता है और वो ब्लैक होल सिल्वर सर्फर को अपने अंदर खींच लेता है और इस तरह वहीं पर सिल्वर सर्फर कैद हो जाती है। रीड रिचर्ड अपनी टीम को बताता है कि सिल्वर सर्फर को यहाँ से निकलने में लगभग 1 महीना तो लग ही जाएगा और 1 महीने तक अब इनका प्लेनेट सेफ है और इन्हें अपने प्लेनेट को बचाने के लिए थोड़ा और टाइम मिल चुका है। अब इसी सफर के दौरान सुई स्टॉर्म को बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है और आखिर उसके पास जन्म होता है एक बेटे का, जिसका नाम वो फ्रैंकलिन रिचर्ड रखती है। फाइनली ये लोग अपनी अर्थ पर भी लैंड कर जाते हैं और उनके नीचे आते ही सारे मीडिया वाले उन्हें घेर लेते हैं। सभी लोगों को लग रहा था कि फैंटास्टिक फोर की टीम गैलेक्टस को हरा आई है और अब उनकी दुनिया सेफ हो चुकी है। यहाँ पर ये लोग उनसे ये तो पूछते ही नहीं कि वो गैलेक्टस से लड़े भी हैं या नहीं। पूरी दुनिया को उन पर इतना भरोसा था कि वो बस उनसे ये सवाल कर रहे थे कि आपने गैलेक्टस को हराया कैसे। हालांकि ये लोग तो अभी तक गैलेक्टस को हरा कर आए ही नहीं थे। ये सारे सवाल सुनते हुए हार मानते हुए रीड रिचर्ड उन्हें ये सब सच बता देता है कि वो लोग गैलेक्टस को हरा कर नहीं आए। वो ये भी सच बता देता है कि गैलेक्टस ने उनके सामने एक शर्त रखी थी कि वो उसके पूरे प्लेनेट को बख्श देगा अगर वो लोग अपना बच्चा गैलेक्टस को दे दें। लेकिन रीड रिचर्ड और सुई स्टॉर्म इस डील से इनकार कराए हैं। ये सुनकर सभी लोग गुस्से में आ जाते हैं कि इन दोनों को अपना बच्चा इस पूरी दुनिया और इनके लोगों से ज्यादा प्यारा है। सभी लोग ये बात समझ गए थे कि जल्द ही गैलेक्टस उनकी दुनिया पे आएगा और उनकी दुनिया को निगल जाएगा। सभी लोग अब गुस्सा करके रीड से पूछने लग जाते हैं कि आखिर तुमने अपना बच्चा उसे क्यों नहीं दिया। तुम्हारे एक बच्चे के बदले हम सब लोगों की जान बचाती। लेकिन रीड इस बात का कोई जवाब नहीं देता और फैंटास्टिक फोर की टीम को लेकर अपने घर वापस चला जाता है। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि अब 1 महीने का टाइम तो गुजर चुका था। सिल्वर सर्फर भी ब्लैक होल के कैद से बाहर निकल आई थी और वो गैलेक्टस को जाकर बताती है कि वह उन चारों को पकड़ने में नाकाम रही। यहाँ पर गैलेक्टस उससे कहता है जो भी हो जाए तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा और मुझे अब उनका प्लेनेट नहीं बल्कि उनका बच्चा चाहिए, क्योंकि उसके बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा पावर्स हैं, ऐसी पावर्स हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता और वही बच्चा मुझे मेरी भूख से छुटकारा दिलवा सकता है। ये बात करते ही गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर अर्थ 828 की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और यहाँ रीड रिचर्ड को भी ये खबर मिल जाती है कि अब गैलेक्टस उनके प्लेनेट तक पहुंच रहा है। रीड रिचर्ड ये जान गया था कि दुनिया को बचाने के लिए उसके पास सिर्फ कुछ दिनों का वक्त रह गया है, जबकि अब पूरी दुनिया के लोग भी फैंटास्टिक फोर को बुरा भला कहने लगे हैं। सब लोग उनके पुतले बना बना कर चला रहे हैं क्योंकि सब लोगों को लगता है कि फैंटास्टिक फोर बहुत ज्यादा खुदगर्ज है और वो दुनिया को बचा नहीं रही। लोग सड़कों पर उनके पुतले चलाते हैं, शोज में उन्हें बुरा भला कहा जाता है, यहाँ तक कि कुछ लोग तो धरना देकर उनकी बिल्डिंग के बाहर भी बैठ जाते हैं। सब लोगों की बस यही मांगे थी कि वो अपना बच्चा गैलेक्टस को दे दें और इस दुनिया को बचा लें। आखिर इन चीजों से थकी हुई सुई स्टॉर्म नीचे उतर आती है और अपनी चुप को तोड़ देती है। वो अपने बच्चे को साथ लेकर आई थी और सब लोगों से कहती है कि देखो ये मेरा बेटा है, मेरी फैमिली है और मैं अपनी फैमिली को किस तरह उसके हवाले कर दूं। लेकिन याद रखो जिस तरह ये बच्चा मेरी फैमिली है, आप सब लोग भी मेरी फैमिली हैं और मैं अपनी फैमिली को किसी भी तरह से नुकसान से गुजरने नहीं दूंगी। वो सभी लोगों से कहती है आप लोग बिल्कुल टेंशन न लें, फैंटास्टिक फोर की टीम मिलकर न सिर्फ आप लोगों को बचाएगी बल्कि हम अपने बच्चे को भी बचा लेंगे और हम सभी मिलकर उस दुश्मन को यानी गैलेक्टस को हराएंगे। इस लड़ाई को हम सब लोग एक साथ एक फैमिली की तरह लड़ेंगे। सुई स्टॉर्म की ये बातें सुनकर दुनिया एक और मर्तबा फैंटास्टिक फोर पर बिलीव करने लग जाती है और उनका बहुत सारा गुस्सा कम हो जाता है।
इन्हीं बातों के दौरान दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रीड रिचर्ड अभी भी इसी चीज पर रिसर्च कर रहा था कि गैलेक्टस को रोका कैसे जाए। उसे याद आता है कि उसने एक अंडे को टेलीपोर्ट कर लिया था सक्सेसफुली, यानी उसकी टेलीपोर्टेशन वाली टेक्नोलॉजी बिल्कुल ठीक थी। उसे आइडिया आता है कि क्यों ना वो अपनी पूरी दुनिया को ही टेलीपोर्ट कर दे, यानी अपने प्लैनेट को ही टेलीपोर्ट करके किसी ऐसे यूनिवर्स के अंदर भेज दे जहाँ पर उनका ये प्लैनेट सेफ रह सके। अब क्योंकि ये लोग अपना एड्रेस ही बदल देंगे तो गैलेक्टस उन तक पहुंच भी नहीं पाएगा और उनकी दुनिया को तबाह भी नहीं कर पाएगा। रीड का प्लान पूरी टीम को अच्छा लगता है और पूरी टीम उसका साथ देने में तैयार हो जाती है। लेकिन जैसा हमें पहले पता है कि एक अंडे को ही टेलीपोर्ट करने में पूरी बिल्डिंग की एनर्जी लगी थी, तो पूरा प्लैनेट तो टेलीपोर्ट करने में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगने वाली थी। और साथ ही साथ इस टेलीपोर्टेशन को पूरा करने के लिए उसे दुनिया भर में बहुत सारे ब्रिजेस भी बनाने पड़ेंगे, जो सारे ब्रिजेस असल में मिलकर काम करेंगे टेलीपोर्टेशन की टेक्नोलॉजी को पूरा करने के लिए, और इन्हीं की मदद से अर्थ को टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। अपना फैसला करने के बाद रीड रिचर्ड अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं और ये सारी बातें मीडिया में बताते हैं। रीड रिचर्ड अपनी टेलीपोर्टेशन की टेक्नोलॉजी के बारे में भी सबको बताता है और अपना प्लान भी बताता है कि वो इस पूरी दुनिया को ही टेलीपोर्ट करके किसी दूसरे यूनिवर्स में भेजना चाहते हैं। इस सब के लिए पूरी दुनिया तैयार हो जाती है। ये काम इतना आसान नहीं था, तो पूरी दुनिया के लोगों को मिलकर करना था। सभी लोग ब्रिजेस बनाना भी शुरू कर देते हैं ताकि जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा किया जा सके। रीड को जैसा ब्रिज चाहिए था, इस दुनिया की सभी कंट्रीज मिलकर वैसे ब्रिजेस अपनी अपनी कंट्री में बना देती हैं और कुछ ही दिनों में इस तरह पूरी तैयारी मुकम्मल हो जाती है। आखिर वो टाइम आ जाता है जब टेलीपोर्टेशन को स्टार्ट होना था। रीड के कहने पर पूरी दुनिया के ब्रिजेस को एक्टिवेट कर दिया जाता है, लेकिन तभी एक बुरा काम होना शुरू होता है। ये सारे ब्रिजेस टूटने लग जाते हैं। रीड रिचर्ड बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि इस तरह तो उसका प्लान फेल हो रहा था। वो देखता है कि आखिर इन ब्रिजेस के टूटने की वजह क्या है और इन्हें पता चलता है कि सिल्वर सर्फर इस दुनिया में आ चुकी है और वो ही इन सारे ब्रिजेस को तोड़ रही है, क्योंकि सिल्वर सर्फर को इनका ये प्लान पता चल गया था और वो नहीं चाहती थी कि ये लोग अपने इस प्लैनेट को किसी दूसरे यूनिवर्स में शिफ्ट कर दें। सारे ब्रिजेस को तबाह करने के बाद एक ही ब्रिज बचता है, जो था फैंटास्टिक फोर की बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाला। इस वाले ब्रिज को बचाने के लिए यहाँ पर ह्यूमन टॉर्च यानी जॉनी आगे बढ़ता है और हवा में ही सिल्वर सर्फर को रोक देता है और वहाँ पर कुछ आवाजें चला देता है जिनमें एकदम से सिल्वर सर्फर घूम जाते हैं। अब जॉनी उससे कहता है, ये सारी आवाजें तुम्हें तो समझ आ ही रही होंगी, ये तुम्हारे प्लैनेट के ही लोगों की आवाजें हैं और ये वही सारी लैंग्वेजेस है जो तुम्हारे प्लैनेट पर बोली जाती हैं। वो कहता है कि मैं जान चुका हूँ तुम्हारा असली नाम शालाबाल है और मैं ये भी जान गया हूँ कि हर प्लैनेट की तरह गैलेक्टस तुम्हारे भी प्लैनेट को निगलने के लिए आया था और तुमने अपने प्लैनेट को ही बचाने के लिए उसके साथ सौदा किया। तुमने उसके असिस्टेंट बनने का फैसला किया, जिसके बदले तुमने उससे वादा किया कि वो तुम्हारे प्लैनेट को कुछ नहीं करेगा। गैलेक्टस ने तुम्हारी बात मान ली। गैलेक्टस ने तुम्हें कॉस्मिक पावर्स दी, जिसके बाद से तुम गैलेक्टस के लिए वो प्लैनेट्स ढूंढती हो जिसे वो खा सके और उसके बदले वो तुम्हारे प्लैनेट को छोड़ दे। ऐसा करके तुमने अपनी फैमिली और अपने प्लैनेट को तो बचा लिया, लेकिन तुमने अपने अंदर की इंसानियत को मार दिया। अब जॉनी उसे और भी बहुत सारी आवाजें सुनाता है जो उसके प्लैनेट के लोगों की नहीं थी, बल्कि उन प्लैनेट्स के लोगों की थी जिन प्लैनेट्स को शालाबाल ने गैलेक्टस के हाथों खत्म करवा दिया था। वो कहता है कि देखो और सुनो, इन आवाजों में कितना दुख है। इन प्लैनेट्स को तुम तबाह करवा चुकी हो, जैसे अब तुम हमारे प्लैनेट को तबाह करवाने आई हो। वो बताता है कि तुमने गैलेक्टस के हाथों अपना प्लैनेट तो बचा लिया और उसके बदले तुम अब हमारे प्लैनेट को तबाह करवाना चाहती हो, लेकिन मैं भी तुम्हारा ये प्लान कामयाब नहीं होने दूंगा, क्योंकि जैसे वो प्लैनेट तुम्हारा घर था, इसी तरह ये प्लैनेट हमारा घर है। इस टाइम हम देखते हैं कि सिल्वर सर्फर को जॉनी की बातें सुनकर बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि उसने जो कुछ आज तक किया अपने प्लैनेट को बचाने के लिए, वो गलत किया। इसलिए वो अब जॉनी से कहते हैं कि कुछ ही देर में गैलेक्टस यहाँ पर पहुंचने वाला है। आते ही वो तुम्हारे प्लैनेट को भी डिस्ट्रॉय कर देगा और तुम्हारी बहन के बेटे को भी ले लेगा, और मैं चाहकर भी उसे रोक नहीं पाऊंगी क्योंकि मुझ में भी इतनी ताकतें नहीं है। मैं नहीं जानती कि तुम इस प्लैनेट को बचा सकते हो कि नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि तुम्हें इतना मौका जरूर मिल रहा है कि तुम अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से कहीं जा सकते हो और गैलेक्टस से अपने आप को बचा सकते हो। ये बातें सुनकर अब जॉनी अपनी बिल्डिंग में वापस आ जाता है, जहाँ पर रीड रिचर्ड पहले से ही उसका वेट कर रहा था। उसके पास पूरी दुनिया से कॉल्स आ रही थी कि उसका प्लान फेल हो गया है और अब क्या होगा। काफी लोग तो ये पूछ रहे थे कि दुनिया कब टेलीपोर्ट होगी। सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, प्लान फेल हो चुका था। वो अब सभी लोगों को कॉन्फ्रेंस कॉल करके कहता है कि हमें गैलेक्टस से दूर नहीं जाना, बल्कि गैलेक्टस को अपने करीब आने देना है। किसी को भी उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी, तो वो सबको समझाता है कि अब हमें अपने प्लैनेट को नहीं बल्कि गैलेक्टस को टेलीपोर्ट करना है। वो बताता है कि प्लान चेंज करने की वजह यह है कि सारे ब्रिजेस टूट चुके हैं और अब हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम उन ब्रिजेस को रिपेयर कर सके। सारे ब्रिजेस रिपेयर हुए बगैर ये प्लैनेट तो यहाँ से कहीं नहीं जा सकता, लेकिन हाँ गैलेक्टस जरूर जा सकता है, सिर्फ एक ब्रिज के जरिए जो अभी भी बच गया है। अब सबका ये सवाल था कि गैलेक्टस इस वाले ब्रिज तक आएगा क्यों। तो रीड उसे कहता है कि वो अपने बेटे को एक ट्रैप के तौर पे इस्तेमाल करेगा। वो अपने बेटे को उस ब्रिज के पास लेकर जाएगा और जैसे ही गैलेक्टस
उसके बेटे को लेने के लिए यहाँ आएगा तो वो ब्रिज को एक्टिवेट करके उसे टेलीपोर्ट कर देगा और इस तरह गैलेक्टस टेलीपोर्ट होकर किसी दूसरे यूनिवर्स में चला जाएगा और इस तरह इनकी जान गैलेक्टस से हमेशा के लिए बच जाएगी। सभी लोगों को रीड का ये भी प्लान अच्छा लगता है और वो उसके इस नए प्लान के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इनके इस प्लान को पूरा करने के लिए अब जरूरी था कि उनका पूरा शहर खाली हो, क्योंकि गैलेक्टस की टेलीपोर्टेशन में जितनी पावर लगनी थी उसके असर में यहाँ इस शहर में भी बहुत सारी तबाही होनी थी। शहर के लोगों की सिक्योरिटी भी जरूरी थी, इसीलिए सोई स्टॉर्म एक और आदमी मॉल मैन से मिलती है जिसकी अंडरग्राउंड बहुत बड़ी फैसिलिटी थी और वो शहर के सभी लोगों को वहां पर सेव करवा देती है। ऐसे शहर तैयार हो जाता है गैलेक्टस की टेलीपोर्टेशन के लिए। अब अगली सुबह होती है और प्लान के मुताबिक गैलेक्टस अर्थ 828 पर आ जाता है। जाहिर सी बात थी कि वो यहाँ पर रीड के बेटे को लेने के लिए आया था, तो वो उसे ढूंढने लग गया और उसे रीड का बेटा मिला उसी ब्रिज पर जो कि टेलीपोर्टेशन ब्रिज है। जैसे ही गैलेक्टस बच्चे की तरफ बढ़ने लगता है वैसे ही फैंटास्टिक फोर की टीम उस पर हमला करके उसका ध्यान भटका देते हैं और पीछे से रीड अपने बच्चे को उठाकर वहाँ पर एक गुड़िया रख देता है। ये लोग बस अब इंतजार कर रहे थे कि कब गैलेक्टस उस ब्रिज के अंदर पाँव रखेगा, लेकिन गैलेक्टस भी बहुत होशियार था, उसे भी पता था कि ये लोग उसे ट्रैप करने के लिए कुछ तो करेंगे, इसीलिए वो ब्रिज पर जाने से पहले दोबारा उसे स्कैन करता है और उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर रीड का बेटा नहीं है, रीड का बेटा तो उस बिल्डिंग के अंदर है जो असल में फैंटास्टिक फोर का घर है। इसीलिए वो अब ब्रिज की तरफ बढ़ने के बजाय फैंटास्टिक फोर की बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लग जाता है और रास्ते में फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन वो चुटकियों में इन सारे हमलों से बच भी जाता है और उनको हरा भी देता है। जिसके बाद वो बिल्डिंग में हाथ डालकर फ्रैंकलिन को निकाल लेता है और वहाँ से जाने लगता है। अब क्योंकि सू स्टॉर्म का बेटा उसके हाथ में था तो सू स्टॉर्म को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और फिर अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वो गैलेक्टस को उठाकर उस ब्रिज की तरफ ले आई। ये देखते हुए रेड रिचर्ड भी एक्टिव हो जाता है और सबसे पहले अपनी टेलीपोर्टेशन डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है और फिर स्ट्रेच होते हुए अपने बेटे को भी उसके हाथ से ले लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है जिसके अंदर गैलेक्टस टेलीपोर्ट होने लगा था। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि टेलीपोर्टेशन वाला पोर्टल 37 सेकंड तक खुला हुआ था और इतनी देर में गैलेक्टस उसमें से बाहर भी निकलने लगा था, यानी वापस अर्थ 828 पर आने लगा था। अब ये लोग परेशान हो जाते हैं कि ये लोग किसकी ताकत का इस्तेमाल करेंगे उसे वापस भेजने के लिए, और तभी यहाँ पर सिल्वर सर्फर एंट्री करती है और अपनी पूरी ताकत से गैलेक्टस को धक्का दे देती है। अपनी पूरी फोर्स लगाने की वजह से सिल्वर सर्फर भी उसी पोर्टल के अंदर चली जाती है और आखिर वो पोर्टल बंद हो जाता है, जिसकी वजह से गैलेक्टस के साथ साथ सिल्वर सर्फर भी किसी दूसरे यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो जाती है और इस तरह फैंटास्टिक फोर की दुनिया सेफ रह जाती है। गैलेक्टस के जाने के बाद जब सभी लोग अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं तभी हमें दिखाया जाता है कि सू स्टॉर्म बेहोश थी। अब फैंटास्टिक फोर की टीम के बाकी तीनों लोग जब उसके पास जाते हैं तो ये देखकर वो टूट जाते हैं कि सू स्टॉर्म ने गैलेक्टस को रोकने के लिए अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी अब मौत हो गई थी। फूट फूट कर रो देता है। यहाँ पर सुई का बेटा भी उसके लिए रोने लग जाता है और तब रीड अपने बेटे को उठाकर सुई के ऊपर रख देता है ताकि वो लास्ट गुड बाय तो कह सके। और यहाँ पर एक मेडिकल वाला सीन दिखाया जाता है कि एक छोटा सा बच्चा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी मॉम को दोबारा जिंदा कर देता है। बच्चे के ऊपर लेते ही सू स्टॉर्म दोबारा से सांसें लेने लगती है और ये शॉकिंग सीन देखकर सभी बहुत ज्यादा खुश और हैरान हो जाते हैं और इस वाकये से इन चारों को ये पता चल जाता है कि आखिर क्यों गैलेक्टस उनके बेटे के पीछे पड़ा हुआ था। आज उन्हें अंदाजा हो गया था कि उनके बेटे के अंदर बहुत ही स्पेशल पावर्स थी जिसकी वजह से गैलेक्टस उनका बेटा लेना चाहता था। खैर अब सब कुछ ठीक हो चुका था तो फैंटास्टिक फोर अपनी लाइफ आराम से जीने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन हमें मूवी का एक मिड क्रेडिट सीन भी दिखाया जाता है। काफी साल गुजर जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि सू स्टॉर्म अपने बेटे के साथ बैठी थी। वो लोग बुक रीडिंग कर रहे थे और जैसे ही सू स्टॉर्म एक दूसरी बुक लेकर यहाँ आती है तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उसके बेटे के पास कोई आदमी बैठा हुआ था। ये कौन था ये तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन इसके गाउन से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये डॉक्टर डूम है और ये यहाँ क्या कर रहा है। इसी मिस्ट्री के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।